हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 एच.सी. वर्मा रोटेशन चैप्टर का कर लिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर भी कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल में हमसे क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म लैडर of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with the wall। ठीक है, तो ये आपके सामने वो लैडर है, दिस ग्रीन कलर थिंग इज अ लैडर, और हमसे सवाल में कहता है कि वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा इज बेसिकली और 37 डिग्रीज। ठीक, द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज रफ। तो कहता है कि ये जो वॉल है ना, ये वॉल आपका स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि इस वॉल का जो म्यू है दैट इज 0, राइट। फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द लैडर इज 0, लेकिन ग्राउंड और लैडर के बीच में फ्रिक्शन है, ग्राउंड और लैडर के बीच में फ्रिक्शन है। एन इलेक्ट्रीशियन वेइंग 60 kg क्लाइम्स अप द लैडर, if he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force? क्या चीज़ पता करना है, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? ठीक है, अच्छा, तो सवाल के हिसाब से जो इलेक्ट्रीशियन है वो लैडर पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, somewhat here, इलेक्ट्रीशियन जो है वो लैडर पे कुछ यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और सिस्टम जो है हमारा रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ बोथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लैडर आपका रेस्ट में है, ना ही वो रोटेट कर रहा है ना ही वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है। ठीक, इसका मतलब एफ नेट भी 0 है और टॉर्क नेट भी 0 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस फिगर का यानी कि इस लैडर का एफबीडी बना लेते हैं, राइट। तो ये जो फ्लोर है वो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नॉर्मल अप्लाई किया होगा ऊपर की तरफ, इसे हम N1 कह देते हैं, राइट। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर ग्राउंड और लैडर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज दिस इज लैडर, ये अपना लैडर है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लैडर कुछ इस तरीके से स्लाइड कर जाता, राइट। तो लैडर का जो ये वाला पॉइंट है उसका टेंडेंसी टूवर्ड्स लेफ्ट है मूव करने का, यानी कि वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा होगा दैट मस्ट बी एक्टिंग टूवर्ड्स राइट। तो ये अपना फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, इसे हमने F1 बोल दिया। ठीक है, अच्छा, अब लैडर का खुद का भी कुछ मास है 16 kg, तो सेंटर ऑफ मास से, लैडर के सेंटर ऑफ मास से एक mg नीचे एक्ट करेगा, इसे हमने कह दिया 16g, राइट। जी को लास्ट में ही पुट करेंगे। और आदमी भी खड़ा है, कहाँ खड़ा है आदमी, 8 मीटर ऊपर। आदमी का वेट कितना है, आदमी का मास 60 kg है, विच मीन्स लैडर के इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक 60g का फोर्स लगेगा। तो अभी इस आदमी को यहाँ से हटा देते हैं और सिर्फ FBD दिखा देते हैं, फोर्स दिखा देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये अपना 60g फोर्स हो गया ड्यू टू द मैन। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे फोर्सेस है। एक फोर्स हम और यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे, राइट। वॉल और लैडर के बीच में फिर से यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, तो वॉल लैडर पे N2 कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल यहाँ पे लगाया होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर तो वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे दैट टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज 0, इसका मतलब क्या है, N1 शुड बी इक्वल टू 16g प्लस 60g, और यही हमसे सबसे पहले पूछा गया है, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड। तो नॉर्मल फोर्स तो N1 ही है, तो हमको दिखाई दे रहा है ना कि N1 जो होगा वो तो 16g प्लस 60g के बराबर है, 16g प्लस 60g। इसका मतलब N1 की जो वैल्यू है दैट इज 76 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, और ये वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली 745 न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज योर N1 तो चलिए हमने निकाल लिया। ठीक, अब बात है F1 की।
ठीक है, चलिए, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्स में भी नेट फोर्स 0 होगा, विच मीन्स सिग्मा एफ एक्स यानी कि नेट टोटल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन शुड बी 0, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा लो, वेक्टर साइन लगा लो, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन शुड बी 0। इसका क्या मतलब है, एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक F1 है और एक N2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर है, F1 जो है वो N2 के बराबर है, ठीक है। तो ये तो हमें दूसरा रिलेशन मालूम पड़ा। अब तीसरा रिलेशन कहाँ से निकालेंगे, टॉर्क, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ये आपका पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट B हो गया, ठीक है। आप चाहो तो B पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो या फिर A पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो, लेकिन आपको भी और मुझे दोनों को पता है कि A पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 करने से बेनिफिट है, क्योंकि N1 और F1 दोनों A से पास कर रहा है। सो लेट अस राइट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A इज 0 ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें ये दोनों के वजह से यहाँ पे टॉर्क लिखना होगा, राइट। दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू N2। अगर किसी बच्चे को तकलीफ हो रहा है देखने के लिए, तो बेस्ट तरीका क्या है, सारे फोर्सेस को भूल जाइए, सिर्फ N2 को देखिए। N2 इस पॉइंट के अबाउट लैडर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, और अगर आप सबको भूल के सिर्फ इन दोनों वेट्स पे ध्यान दें 16G और 60G, तो ये दोनों फोर्स लैडर को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, यानी कि दोनों का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल किया होगा, तभी तो नेट टॉर्क A के अबाउट 0 आया होगा। समझ में आ रहा है बात, विच मीन्स वी विल राइट टॉर्क ड्यू टू N2 अबाउट A इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 16G प्लस टॉर्क ड्यू टू 60G, ठीक। अब मेजर जो तकलीफ आता है बच्चों को वो है टॉर्क लिखने में। तो N2 का टॉर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखिए, ये आपका 37 डिग्री है, राइट, ये थीटा 37 डिग्री है, और AB लेंथ यानी कि लैडर का लेंथ हमें 10 मीटर्स दिया है, 10 मीटर्स दिया है, राइट। तो यही हो जाएगा ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 37 है, विच मीन्स 10 cos 37, ये लेंथ हो गया 10 cos 37। एंड व्हाट इज cos 37, दैट इज 4/5, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। सो दिस इज नथिंग बट 8, दिस इज 8। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, इक्वल्स टू 16G, राइट। तो 16G फोर्स हो गया, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है, 60G वाले को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा इसका भी, राइट। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है, 53 डिग्रीज, राइट, 53 डिग्रीज। तो अगर हम 16G के कारण यहाँ पे टॉर्क निकाल रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि दिस इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आप 60G के कारण निकालोगे तो ये होगा आपका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो सेंटर ऑफ मास था ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास, यानी कि A से लेके C तक की दूरी हो गई आपको 5 मीटर, राइट। सो 5 cos 53, राइट। सो व्हाट इज cos 53, 3/5, यानी ये हो गया आपको 3 मीटर्स, ये हो गया 3 मीटर्स। तो यहाँ पे 3 कर दिया, प्लस 60G मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, तो वो भी निकाल लेंगे, राइट। ये जो इलेक्ट्रिशियन है वो A पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 8 मीटर, यहाँ लिखा है ना 8 मीटर की दूरी पे है। तो ये आपको हो जाएगा 8 cos 53, दैट इज 8 इंटू 3/5, राइट, 8 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4.8 मीटर्स। तो यहाँ पे 4.8 लिख दिया, ठीक। अब कैंसिलेशन कीजिए बैठ के, ये 8 इसको कट करेगा तो 2 हो जाएगा, इसको कट करेगा तो 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास N2 कितना आ रहा है, दिस इज 6G प्लस ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 60, 36G, दिस इज गोइंग टू बी 42G, यानी कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, एंड दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 412 न्यूटन।
ये अप्रॉक्सीमेटली 412 न्यूटन आ जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, ये जो N2 है वो F1 के बराबर ही है। इसका मतलब हमने F1 भी सॉल्व कर लिया जो कि हमसे पूछा गया था। दिस इज 412 न्यूटन, राइट। तो हमारा पहला आंसर आ गया, हमारा दूसरा आंसर आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे आंसर की। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब थर्ड में हमसे पूछता है व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू वर्क सेफली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम म्यू कितना होना चाहिए ताकि ये लैडर स्लिप नहीं करे, इलेक्ट्रीशियन अच्छे से काम कर सके। अब एक बात समझिए, हमें यहाँ पे 412 न्यूटन 412 न्यूटन फ्रिक्शन की ज़रूरत है। हमें इतने कम से कम इतना फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए। अगर हमारे पास इतना फ्रिक्शन हमें रिक्वायरमेंट है, सो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ओवर हियर। अब बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल होता है, दैट इज़ गिवन बाई म्यू इंटू एन वन, और ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो आपका मैक्सिमम से तो कम ही होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं इक्वालिटी, योर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। ठीक है, आपका यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज़ 400 न्यूटन और आपको रिक्वायरमेंट होगा 412 न्यूटन का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन लैडर को स्लिप करने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो नो स्लिपिंग का कंडीशन हो गया ये कि जो हमको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो आपके मैक्सिमम से तो कम ही होना चाहिए। और मैक्सिमम दिया जाता है म्यू इंटू नॉर्मल यहाँ पे N1 है और N1 की वैल्यू हमने 745 कैलकुलेट कर रखी है। सो दिस इज 745 विच मीन्स म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 412 डिवाइडेड बाई 745। इसका मतलब म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.553, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए म्यू की दैट शुड बी 0.553। इससे कम में तो लैडर स्लिप कर जाएगा, लैडर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये सवाल क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो फिर से आपका एक लैडर वाला ही सवाल है और पिछले सवाल से कंटिन्यूड ही है। इसमें हमें क्या कहता है, सपोज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.540। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 में अभी हमने सॉल्व किया था और देखा था कि यहाँ पे 0.553 म्यू की वैल्यू होनी चाहिए ताकि लैडर स्लिप नहीं करे। और हमें इस सवाल में कहता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, म्यू की जो वैल्यू है वो 0.540 है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर दी गई। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ अ मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू द वर्क फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑफ द लैडर। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू घटा दी है। इसका मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन खड़ा है उसका मास भी कम होना पड़ेगा, हमसे कह रहा है फाइंड दी मैक्सिमम वेट ऑफ मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू दी वर्क। ठीक, अच्छा, FBD वैसा ही होगा, वही सारे फोर्सेस होंगे यहाँ पे नॉर्मल, राइट, लैडर का सेंटर ऑफ मास से mg और एक इलेक्ट्रिशियन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक, इसे हमने N1 दिखाया, ये आपका फ्रिक्शन F1 है, दिस वाज योर 16g। इलेक्ट्रिशियन का मास मान लेते हैं, जो मैक्सिमम मास अलाउेबल है वो m है अगर, तो ये हो गया आपको mg, ये हो गया अपना N2। ठीक है, अच्छा, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा विच वाज 37 डिग्री, सो दिस एंगल इज 53 डिग्रीज। बढ़िया एकदम। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल मास या फिर मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ इलेक्ट्रिशियन हमने ड्रॉ कर दिया है डायग्राम में, अगर ये मैक्सिमम है और लैडर स्लिप नहीं किया है, यानी कि फ्रिक्शन भी मैक्सिमम उस समय लग रहा है, विच मीन्स फ्रिक्शन इज म्यू इंटू N1 और म्यू यहाँ पे हमें दे रखा है 0.540। ठीक है, अब दोबारा से वही सब काम करते हैं, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो अगर हम सबसे पहले वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, N1 इज इक्वल टू 16g प्लस mg। तो यहाँ पे लिख दो N1 इज इक्वल टू 16g प्लस
mg। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा x डायरेक्शन में, सो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जो आपका फ्रिक्शन है F1, जो आपका फ्रिक्शन है विच इज़ बेसिकली म्यू इंटू N1, दैट शुड बी इक्वल टू N2, दैट शुड बी इक्वल टू N2। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए, तीसरा इक्वेशन टॉर्क का इक्वेशन लिखा जाएगा इस ए पॉइंट के अबाउट। ये अपना पॉइंट ए है, बी है, सी, इसे डी पॉइंट बोल दो। ठीक, सो सिग्मा नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, N2 का टॉर्क विल बी बैलेंसिंग 16g एंड mg's टॉर्क, राइट। सो टॉर्क ड्यू टू N2 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 16g प्लस टॉर्क ड्यू टू mg। ठीक है, N2 के कारण टॉर्क, N2 के कारण टॉर्क क्वेश्चन नंबर 41 में हमने अभी देखा था, ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा, राइट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने के लिए। इस लैडर का लेंथ था अपना 10 मीटर्स। लैडर का लेंथ हमें क्वेश्चन नंबर 41 में जाके चेक कर लीजिए, ए बी हमें दे रखा है 10 मीटर्स एंड ए डी हमें दे रखा है 8 मीटर्स, राइट। अच्छा, तो अगर ये ए बी आपका 10 मीटर्स है, सो दिस वर्टिकल लेंथ बिकम्स ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस 37 डिग्री। सो 10 कॉस 37 विच वॉज 10 इंटू 4/5 विच वॉज 8। ठीक है, अच्छा 16g का टॉर्क लिखने के लिए, 16g के कारण टॉर्क लिखने के लिए हमने देखा था कि ये वाला जो लेंथ है दैट वाज 5 cos 53 विच केम आउट टू बी 3 मीटर्स। और इस mg का टॉर्क लिखने के लिए वी सॉ दैट 8 cos 53 विच वॉज 4.8 मीटर्स। तो इसे यहाँ पे दोबारा से प्लग इन करते हैं, N2 का टॉर्क हो जाएगा N2 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इज 16g मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस mg मल्टीप्लाइड बाई 4.8। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 से ये कट हुआ था 2, दिस इज 0.6। तो यहाँ से मेरा N2 का वैल्यू आ रहा है 6g प्लस 0.6 mg। ठीक है, हमें m चाहिए, हमें N2 को तो यहाँ से हटाना है। ठीक है, हमें N2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 से हम N2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू N1। तो लिख दो, म्यू इंटू N1 इज इक्वल टू 6g प्लस 0.6 mg इम्प्लाइज n को क्या लिख सकते हो, N1 को इक्वेशन नंबर 1 से 16g प्लस mg, दिस इज इक्वल टू 6g प्लस 0.6 mg। ठीक है, बस। तो अब हमें इसे बस सॉल्व ही तो करना है। ग्रेविटी ये सारा g यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, दिस इज म्यू, दिस इज 16 म्यू प्लस म्यू टाइम्स m इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 m। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 16 म्यू, यहाँ पे ये जो 6 है इसे इधर ले आए, -6, दिस इज इक्वल टू 0.6 m माइनस म्यू m। ठीक, अच्छा, तो आपको दिख रहा है यहाँ से हम m को क्या लिख सकते हैं, दिस बिकम्स 16 मल्टीप्लाइड बाई म्यू की वैल्यू कितनी है 0.54, दिस इज 0.54 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ से m को कॉमन लिया तो 0.6 माइनस म्यू एंड म्यू वॉज 0.54। ठीक है, अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली 44 kgs। सो दिस इज़ दी आंसर, दिस इज़ द आंसर। इससे ज़्यादा वज़न का इलेक्ट्रिशियन अगर वहाँ पे चढ़ जाएगा, उस डी पॉइंट पे अगर वो चला जाएगा तो लैडर स्लिप कर जाएगा, ये म्यू उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, अ 6.5 लॉन्ग लैडर rests against a vertical wall reaching a height of 6 meters, reaching a height of 6 meters। तो इस बार हमें इस सवाल में ये हाइट दे दिया, इस बार हमें सवाल में ये हाइट ही दे रखा है 6 मीटर्स, राइट। और लैडर का लेंथ हमें दे दिया है, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी दे रखा है हमें 6.5 मीटर्स। ठीक है, अ 60 kg मैन स्टैंड्स हाफ वे अप द लैडर, हाफ वे अप द लैडर, यानी कि इस लैडर के मिड पॉइंट पे एक आदमी है 60 kg का, वहाँ पे खड़ा है। तो जब हम इस लैडर का FBD बनाएंगे
तो बेसिकली हमें यहाँ पे 60G दिखाना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्यों ना अभी ही दिखा दिया जाए. दिस इज़ योर 60G, राइट, 60G. अच्छा, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर, अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर. सो दिस इज़ अ वेरी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. हमसे कहता है कि 60G का टॉर्क निकालिए इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. पार्ट ए, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी ड्यू टू 60G. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए पहले तो. ठीक है, ध्यान से देखिए. मान लीजिए कि हमने इस एंगल को थीटा बोल दिया. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खेलते हैं. मान लीजिए हमने इस एंगल को थीटा बोला है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है. व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 6.5. दिस इज 6.5. ठीक है, इसे ध्यान से देखिए तो ये आपको कुछ नहीं 12/13 ही है, 12/13 है. इसका मतलब ये है कि जो कॉस थीटा होगा वो हो जाएगा आपको 5/13. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया. ठीक, अब अगर 60G का टॉर्क बी पॉइंट के अबाउट लिखना है तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा. टू राइट द टॉर्क वी नीड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है. ध्यान से देखिए अगर, तो ये C जो है आपका वो मिड पॉइंट है, ये C आपका मिड पॉइंट है. इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर ही होने वाले हैं. ठीक है, तो क्यों ना इसी को कैलकुलेट कर ले. ठीक है, तो A से लेके C तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये आपको 6.5 का आधा हो जाएगा. लैडर का लेंथ 6.5 है, तो AC हो गया आपको 6.5/2 एंड दिस थीटा वी नो, राइट. सो दिस इज नथिंग बट 6.5/2 cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो चलिए अब टॉर्क लिख देते हैं. सो दिस टॉर्क इज गोइंग टू बी 60G मल्टीप्लाइड बाई 6.5/2 cos ऑफ थीटा, राइट. यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.5/2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, दैट इज नथिंग बट 5/13. ठीक है, तो ये आपको 13 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.5. दिस इज गोइंग टू बी 0.5 और ये आपको हो जाएगा 30, राइट. सो यू हैव बेसिकली 30 multiplied by 0.5 which becomes 15 into 5 75. So 75 multiplied by 9.8, this is 9.8, right. इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा 735 न्यूटन मीटर. ठीक है, टॉर्क है ना तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है अगर आप इसे HCV में देखेंगे इसका आंसर की, तो वहाँ पे शायद 740 या 745 न्यूटन मीटर ऐसा कुछ दे रखा है, राइट, विच इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, राइट. अगर हम G की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो ये 735 आएगा. अगर हम G की वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं तो ये 750 आएगा. लेकिन 740 या 745 अगर आंसर है वहाँ पे तो वो नहीं आएगा. ठीक है, तो ये अपना सही आंसर है बाय टेकिंग G एज 9.8. ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं आगे. अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल as compared to the man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder. ठीक है, तो हमसे बेसिकली कहता है कि ये ग्राउंड लैडर पे क्या क्या फोर्सेस लगा रहा है, कितने फोर्स लगा रहा है. सो क्वाइट सिंपल, ग्राउंड लैडर पे एक तो नॉर्मल लगा रहा होगा और अभी हमने जाना है कि फ्रिक्शन भी लगा रहा होगा राइट डायरेक्शन में. ठीक, तो हमें बेसिकली ये नॉर्मल N1 और ये फ्रिक्शन F1 निकालना है. ठीक है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा दैट इज़ N2. ठीक है, अच्छा, तो करते हैं बी पार्ट को सॉल्व करते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, एक लौता फोर्स यहाँ पे N1 है अपवर्ड और डाउनवर्ड में सिर्फ 60G है. यानी कि N1 तो अपना सिंपली हो गया 60G, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.8. ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, ये आपको निकल के आएगा 588 न्यूटन. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर. नॉर्मल आ गया, N1 आ गया. F1 निकालना है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, यानी कि F1 और N2 आपस में बराबर होंगे,
राइट, यानी कि हम कह सकते हैं कि F1 और N2 आपस में बराबर है, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, टॉर्क का, ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो, ठीक है। सो लेट अस राइट सिग्मा नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज 0, क्योंकि लैडर आपका रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इसे यहाँ लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिए, ए पॉइंट के बाद जब टॉर्क लिखेंगे तो N1 और F1 का तो टॉर्क आएगा नहीं, 60G का आएगा और N2 का आएगा, राइट। N2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, N2 टॉर्क इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर लेंथ जो कि दिया हुआ है 6, दिस इज इक्वल टू 60G मल्टीप्लाइड बाई यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 6.5 बाई 2 कॉस थीटा। सो बेसिकली 60G का टॉर्क ए के अबाउट निकालने बोल रहा है, राइट, 6.5 बाई 2 कॉस थीटा, ठीक। आप ध्यान से देखिए, यही वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, विच इज 735, राइट। सो विच मीन्स N2 इज नथिंग बट 735 डिवाइडेड बाई 6 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 122.5 न्यूटन, राइट। और फ्रिक्शन N2 के ही बराबर है, इसका मतलब हमने फ्रिक्शन भी पता कर लिया, दैट इज 122.5 न्यूटन एंड दीज आर योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर्स। एक ये आंसर है अपना, एक ये रिक्वायर्ड आंसर है अपना, और एक ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बड़ा ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है आपका ये अलमीरा क्वेश्चन, ठीक है। सवाल को पढ़ते हैं। द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 फीट हाई एंड 1.5 फीट वाइड, डायग्राम में दिख रहा है 1.5 फीट और 6 फीट लंबा है, एंड वेज 8 kg। तो सेंटर ऑफ मास से सबसे पहले तो ये 8G फोर्स दिखा देते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, सो 8 इंटू जी। द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 hinges सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 feet फ्रॉम द एंड्स, दिख रहा है ना, ये दो जो वाइट डॉट्स है ये आपका हिंज है। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर्स आर इक्वल, फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है सवाल में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर्स आर इक्वल, ठीक है, इसका यूज़ लेंगे बाद में। चलिए FBD को कंप्लीट करते हैं। हमने डोर पे लगने वाला वेट तो दिखा दिया, व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन फोर्सेस, ये हिंज जो इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हिंज किस एग्जैक्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक टू कॉम्पोनेंट्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस हिंज की बात करें तो ये तो हम श्योर है कि एक रिएक्शन फोर्स यानी कि N1 तो ऊपर की तरफ लगेगा दोनों ही हिंज पे, N1 और यहाँ पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स N3, ये दोनों ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, यू नो वाई, टू बैलेंस दिस 8G फोर्स, ठीक है, ये तो श्योर है। चलिए ठीक, अच्छा, आपका डोर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। दो हिंज है ना, इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया। अगर हम B पॉइंट के अबाउट टॉर्क समझने का कोशिश करें तो N3 इस B पॉइंट से पास कर रहा है, N1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी B पॉइंट से ही पास कर रहा है, यानी N1 और N3 का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, राइट। 8G जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स है, इट विल ट्राई टू रोटेट द डोर अबाउट दिस थिंग इन क्लॉकवाइज सेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा दूसरा रिएक्शन फोर्स N2, क्या तो वो ऐसा हो सकता है या फिर वो ऐसा हो सकता है, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, तो वो ऐसा ही होगा। और इसके पीछे आपको लॉजिक अब समझ में आ रहा होगा। N2 जब इस तरीके से लग रहा होगा तो वो इस B पॉइंट के अबाउट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में लगाएगा और ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, N2 का टॉर्क और 8G का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये डिसाइड हो गया कि N2 टुवर्ड्स लेफ्ट है, और अगर N2 टुवर्ड्स लेफ्ट है तो यहाँ पे लगने वाला N4 हैज़ टू बी टुवर्ड्स राइट, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना है, ठीक है। तो अगर N2 लेफ्ट आया है तो यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। इसके अलावा अब और कोई फोर्स बचा नहीं दिखाने के लिए,
ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात वही करते हैं, नेट फोर्स 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि N2 और N4 आपस में सेम है मैग्नीट्यूड में, ये बात तो तय हो गया। ठीक, अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना है, सो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब N1 प्लस N3 इज इक्वल टू 8G। ठीक है, अच्छा, ये जो तीसरा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था, मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर्स आर इक्वल, राइट, यानी यहाँ पे जो नेट रिएक्शन फोर्स हिंज लगा रहा है और यहाँ पे जो नेट फोर्स लगा रहा है वो दोनों फोर्सेस बराबर है। यहाँ पे कितना है नेट फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, और यहाँ पे इट इज़ अंडर रूट N3 स्क्वायर प्लस N4 स्क्वायर। यही आपको वो लास्ट स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, बोथ साइड्स आप स्क्वायर करोगे, राइट, तो चलो कर देते हैं। N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू N3 स्क्वायर प्लस N4 स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने पता किया है कि N2 और N4 आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब N1 और N3 भी आपस में बराबर है, और N1 N3 अगर बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि N1 और N3 दोनों 4G के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने N1 N3 की तो वैल्यू पता कर ली, लेकिन N2 और N4 की वैल्यू पता नहीं की है, और वो भी हमें चाहिए। उसके लिए किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा। सो लेट अस राइट दैट इक्वेशन, सिग्मा टॉर्क अबाउट लेट अस से पॉइंट B इज 0 implies N3, N4 और N1 इन तीनों फोर्सेस का तो B पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क होगा नहीं, N2 का होगा और 8G का होगा, और दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे। सो N2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डोर का टोटल हाइट 6 फीट है, यहाँ से 1 फीट माइनस कीजिए, यहाँ से भी 1 फीट माइनस कीजिए, तो ये आपको हो गया 4 फीट। सो दिस इज बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाई 8G के कारण, तो 8G के कारण ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 1.5 बाई 2, ये हो गया आपको 1.5 बाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं 8G मल्टीप्लाइड बाई 1.5 बाई 2। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये 4 इसको कट किया 2 से, ये 2 और ये 2 भी ख़त्म, यानी कि जो N2 की वैल्यू है वो 1.5G है। तो हमारे पास N2 आ गया, हमारे पास N1 N3 भी है। ठीक है, तो हमें हिंज फोर्स ही पूछ रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, इसके अबाउट भी निकाल सकते थे, दोनों सेम बात ही है, right? So what is N1 square? N1 is 4G square. This is 4G square plus 1.5G square. ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 42 न्यूटन, राइट, वेयर वी आर गोइंग टू टेक G as 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, राइट, तो यहाँ पे इस सारे सवालों में क्या है कि कहीं पे भी G का वैल्यू स्पेसिफिकली 10 लेने नहीं बोला है, सो वी हैव बिन टेकिंग 9.8 एवरीवेयर। ठीक है, एंड इट इज़ मैचिंग विद द आंसर की ऑल्सो। इस पर्टिकुलर सवाल में आप जब आंसर की देखोगे तो वहाँ पे 43 न्यूटन है, और वो तब आएगा जब आप G की वैल्यू 10 लोगे, राइट, लेकिन हम लोग फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 9.8 ही ले रहे हैं, राइट, और प्रोसेस मैटर करता है, कॉन्सेप्ट मैटर कर रहा है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45। इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L rests against a smooth roller as shown in the figure. Find the friction coefficient between the ground and the lower end if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta. ठीक है, तो ये अपना रॉड है, राइट, और ये मिनिमम एंगल थीटा फॉर्म कर सकता है, राइट, तो ये सेंटेंस का मतलब है कि मिनिमम एंगल ये थीटा फॉर्म कर सकता है विदाउट स्लिपिंग। सो ये डायरेक्टली इम्प्लाई करता है कि जब ये एंगल मिनिमम होगा तब आपका फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा होगा, राइट।
जब ये थीटा मिनिमम हो चुका है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। बात को समझिए, जैसे जैसे ये एंगल डिक्रीज होता है ना, जैसे जैसे ये एंगल कम होता है, mg का जो टॉर्क है, mg का जो टॉर्क है, ये रॉड का जो भी मास होगा उसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज दी mg। अगर ये एंगल थीटा छोटा होता चला जाएगा तो mg का जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और टॉर्क बढ़ रहा है तो इसके स्लिप करने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एंगल थीटा मिनिमम है उस वक्त फ्रिक्शन मैक्सिमम लग गया, उससे ज़्यादा वो लग नहीं पाएगा। मैक्सिमम लगने का मतलब है कि दिस फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल n1 लग रहा है, इफ दिस इज n1 विच मीन्स ये जो फ्रिक्शन लगा था दैट इज म्यू टाइम्स n1, ठीक है। तो हमसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, ये तो C है, राइट। दिस इज B एंड दिस इज D, ठीक। हमें इस सवाल में BD लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ जो है दैट इज H, दिस इज H, और रॉड का पूरा पूरा लेंथ अपने को कैपिटल L दिया है, ठीक। अच्छा, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी होगा, इस तरीके से होगा, रॉड के परपेंडिकुलर है इस बार, ठीक है। ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे गोल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो छोटा सा गोल है ये बेसिकली एक रोलर है, राइट, स्फेरिकल सरफेस है बेसिकली। तो इसके साथ कांटेक्ट जब होगा तो नॉर्मल इस तरीके से दिखा देंगे, दिस इज योर n2, राइट। अब क्या है, अब हमारा वही प्रोसेस है, दैट इज सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, राइट। नेट फोर्स अलॉन्ग x डायरेक्शन 0 होना चाहिए। ये सब बातों को अगर ध्यान दें तो सबसे पहले तो इस n2 का कंपोनेंट निकाल लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल बिकम्स थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया n2 cos थीटा, और ये हो जाएगा अपना n2 sin थीटा, ठीक। अच्छा, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0 विच मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर 0, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, यानी कि म्यू n1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा, म्यू n1 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा, ठीक। वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, n1 और n2 cos थीटा, यानी कि n1 प्लस n2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, n1 प्लस n2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, which means n1 is equal to mg minus n2 cos of थीटा, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन आएगा टॉर्क से, सो अप्लाइंग नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A टू बी 0, विच मीन्स टॉर्क ड्यू टू n2 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg। n1 और म्यू n1 का तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क आएगा विच विल बी अपोजिंग द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू n2, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली n2 से ही टॉर्क निकालना, इन कंपोनेंट्स की वजह से मत निकालना वरना लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि n2 ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इस रॉड के, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा n2 मल्टीप्लाइड बाई दैट परपेंडिकुलर लेंथ, दैट इज AB, दैट इज AB, और ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये निकाल लेते हैं ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, A से लेके C तक की दूरी है कैपिटल L/2, सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल L/2 cos ऑफ थीटा, सो दिस इज L/2 cos ऑफ थीटा। अब ये AB कितना है, अब ट्राइंगल ABD में अगर ध्यान से देखें तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज H अपॉन AB, यानी कि ये जो AB है दैट इज नथिंग बट H बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे इसे हम पुट कर सकते हैं, तो इसे यहाँ से हटा के लेट अस राइट डायरेक्टली H ओवर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2H अपॉन L साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू mg बाई n2, ठीक है। इसका यूज़ लगेगा आगे जाके। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 है। फिजिक्स यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, अब मैथमेटिकली इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर आंसर की से मैच कर लीजिएगा। और नहीं हो पाता है तब आगे देखिए कि किस तरीके से इसे मैनिपुलेट करके सॉल्व किया जा सकता है।
ओके, सो व्हाट डू यू डू, इक्वेशन नंबर 2 को n1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई n1 इज mg माइनस n2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n2 sin थीटा, n2 sin थीटा, which means mu is equal to n2 sin थीटा अपॉन mg माइनस n2 cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब ऊपर नीचे n2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई mg बाई n2 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि mg बाई n2 क्यों किया था। अब यहाँ से mg बाई n2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो दिस इज sin थीटा डिवाइडेड बाई 2h अपॉन l sin थीटा cos of theta minus cos of theta. So our final answer becomes L sin square theta cos theta divided by 2h minus L cos square theta sin theta. So this is your final answer. ये है इस सवाल का फाइनल आंसर। ऊपर साइन स्क्वायर का टर्म है और नीचे कॉस स्क्वायर का टर्म है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, ठीक। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 300 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर रोटेट्स एट द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड थ्रू एन एंड, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है। पहला सवाल है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, आप जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हो I इंटू ओमेगा, दिस I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट I लिखना है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि I क्या होता है रॉड के एंड का, ml स्क्वायर बाई 3 है ना। दिस इज ml स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से हम L सॉल्व कर लेंगे। M की वैल्यू कितनी है 300 ग्राम विच मीन्स 0.3, L है अपना 50 सेंटीमीटर, राइट। 50 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 0.1, सो 2 इंटू 0.25 इज 0.5, सो दिस बिकम्स 0.05 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। बी पार्ट, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड, दिस इज फेयरली सिंपल, राइट। ये रॉड रोटेट कर रहा है, ये रॉड जो रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इसका इनटू द प्लेन होगा, ठीक है, इनटू द प्लेन है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये एरो को ऐसे डायगोनली मत समझना, वो अंदर की तरफ है। एक काम करते क्रॉस से दिखा देते हैं, सो क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, VCM इज गोइंग टू बी सिंपली ओमेगा L बाई 2, ओमेगा इंटू आर होता है ना, ये ओमेगा है और ये डिस्टेंस क्या है L बाई 2 है। बढ़िया, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2, L की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सी पार्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या तो आप यहाँ पे I की वैल्यू फिर से सॉल्व करें, ओमेगा को फिर से यहाँ पे पुट करें, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली किया जा सकता है। इस I ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, I ओमेगा इंटू ओमेगा, I ओमेगा इंटू ओमेगा बाई 2। I ओमेगा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, L है, यानी ओमेगा L बाई 2। ओमेगा क्या है 2, L हमने सॉल्व किया है 0.05 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.05 जूल्स, 0.05 जूल्स। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी से आंसर आ जाएगा और यही सब टेक्निक अपने को आना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47। इस सवाल में हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास 2 kg है, एज लेंथ 10 सेंटीमीटर, रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट
ये रोटेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, कोई टॉर्क एक्ट कर रहा है, दैट इज 0.10 न्यूटन मीटर. कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. ठीक है. अच्छा, अब इस सवाल को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं. एक तो सबसे नॉर्मल तरीका ये हो सकता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता करें ही, राइट, क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो आपको आई का इस्तेमाल होगा. तो सबसे पहले तो इस एक्सिस के अबाउट आई कैलकुलेट कर ले. ठीक है. और ये जो सवाल है कि व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट अबाउट दिस डायगोनल, ये सवाल आपको HC वर्मा के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 में है, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. ठीक है. जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला वीडियो जाके देख ले, उसमें 15 नंबर क्वेश्चन में इसका डिस्कशन है. ठीक. तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया था ma²/12, वेयर a इज़ दी साइड लेंथ, a इज़ द साइड लेंथ. ठीक. सबसे पहले ये आई तो सॉल्व कर ही लेते हैं, ये तो हमें चाहिए. दैट इज़ ma²/12. m की वैल्यू है 2, a है अपना 0.1 स्क्वायर. ठीक है. a 0.1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस बिकम्स 0.01 डिवाइडेड बाई 6 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये आई तो चाहिए. अच्छा, हमसे कहता है फाइंड एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड. तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये टॉर्क का इस्तेमाल करके हम अल्फा निकाल लेंगे, राइट, कि ये किस अल्फा से रोटेट कर रहा है, व्हाट इज़ दैट कांस्टेंट अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. फिर वो अल्फा पता करने के बाद हम ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. फिर ओमेगा निकालने के बाद हम आई इंटू ओमेगा करेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करेंगे. ठीक है. वैसे कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा हो जाएगा वो, और अपने को उतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है. इफ़ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स का अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है या फिर उसका इक्वेशन हमें समझ में आता है. टॉर्क को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, दैट इज dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जो कहानी लीनियर में होता है, फोर्स का होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, वैसे यहाँ पे भी होता है. तो वहाँ पे अपने पास लीनियर इम्पल्स होता है, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस इज टॉर्क dt इज इक्वल टू dl. दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दिस इज टॉर्क dt, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड दिस बिकम्स टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल. ठीक है. अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग टॉर्क एवरेज लिख देते हैं. तो यहाँ लिखते हैं टॉर्क एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल. इस केस में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो ये इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. अब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा. पार्ट ए को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल. टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0.10, टाइम 5 सेकेंड. डेल्टा एल का मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल. शुरुआत में तो ये प्लेट रेस्ट पे था, आफ्टर दी स्टार्ट, शब्द को पढ़िए, आफ्टर दी स्टार्ट. स्टार्ट मतलब शुरुआत में वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0. तो यहाँ सिंपली आ जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो सिंपली LF लिख देते हैं. खत्म. बात समझ में आ रहा है, खत्म हो गया, आ गया हमारा पहला पार्ट. कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम. सिंपली वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज 0.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये हो गया अपना पहला पार्ट का आंसर. ठीक. अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की. दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी विच इज़ गिवन बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ओमेगा को सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि 5 सेकंड के बाद एंगुलर मोमेंटम कितना है वो हमने पता कर लिया है. अगर हम ऊपर नीचे इसे आई से मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस बिकम्स आई ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i, एंड आई ओमेगा इज नथिंग बट angular momentum, so L square upon 2i. L we have calculated, that is 0.5 into 0.5 divided by 2 multiplied by moment of inertia. We have also calculated 0.01 upon 6. 0.01 ये ऊपर 6 चला जाएगा. बात समझ में आ रहा है? तो ये डेसिमल सब चला गया. ठीक है. ये आपको हो जाएगा 3. दिस इज 25 into 3, दैट इज 75 जूल्स. ये अपना आंसर है इस पार्ट का, राइट. चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सही
से समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 48. ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Calculate the ratio of angular momentum of the earth about its axis due to its spinning motion to that about the sun due to its orbital motion. Radius दिया है, radius of the earth दिया है, and the radius of orbit of earth दिया है this much. ठीक, ओके, समझिए, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है. ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे ही रखा है. बढ़िया एकदम. अब अर्थ क्या है, इस सन के अबाउट तो रिवॉल्व कर ही रहा है, सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है. लेट अस से ω2 एंगुलर वेलोसिटी, और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट खुद भी स्पिन कर रहा है, खुद भी स्पिन कर रहा है. इसे कह दिया ω1. समझिए बात को. तो हमें कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो L स्पिन अबाउट अपॉन L रिवोल्यूशन. समझ में आ रहा है? ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स स्पिन. डिनोमिनेटर में है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन. ठीक है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन. तो L का फॉर्मूला तो I इंटू ओमेगा ही होगा, विच मीन्स I1, वेयर I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, ये जिस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है. लेट अस इनलार्ज द फिगर. ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इनटू द प्लेन आपका एक्सिस है, इसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी I1. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो गया. ठीक है, I1 हो गया. और यहाँ आपका कहीं सन है, उसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है ω2 से. ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, सन के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का I2. ठीक, सो I1 इंटू ω1 डिवाइडेड बाई I2 इंटू ω2. बढ़िया. I1 को क्या लिखोगे? 2/5 mr², वेर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज ω1? 2π/t1 होल डिवाइडेड बाई I2. अब I2 निकालना है, देन यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट. आपको अगर I1 पता है तो I2 निकाल सकते हैं ना. I1 प्लस md², वेर d इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सेंटर, जो कि आपका ऑर्बिटल डिस्टेंस है. तो ये आपको सिंपली हो गया 2/5 mr² प्लस md², राइट, मल्टीप्लाइड बाई 2π/t2, 2π/t2. ठीक, अच्छा, इसे यहाँ से अब हटा देते हैं. ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है. 2π कैंसिल, मास ऑफ अर्थ गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है इवेंचुअली? यहाँ आपको बचेगा 2r², नीचे का T2 ऊपर चला जाएगा. यहाँ आपको बचेगा 2r² प्लस 5d². यहाँ पे जो 5 LCM लिया, ऊपर में जो 5 LCM लिया वो कट जाएगा, ऊपर का T1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए. 2 इंटू रेडियस, सब कुछ किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट चाहे तो कर दीजिए. सो दिस बिकम्स 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T2. व्हाट इज T2? T2 है कि कितना टाइम लगता है अर्थ को सन का एक चक्कर काटने के लिए, राइट. सो लेट अस टेक इट एज अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज. ठीक है, सो दिस इज 365 डेज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 10⁶ का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T1. एंड T1 इज व्हाट? कितना टाइम अर्थ को लगता है अपने एक्सिस पे स्पिन करने के लिए? दैट इज 1 डे, दैट इज 1 डे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 365 को सेकेंड में कन्वर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी इसके बाद टर्म आएगा वो नीचे वाले को भी कट कर देगा. दोनों को हमने डेज में रखा है ऊपर नीचे. बढ़िया एकदम. ठीक, अब यहाँ पे आपको बस इसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, चाहे तो इसे हम यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन है. और जेई इस तरीके का हैवी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बहुत देता है. तो इसे एक बार देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं. आप ध्यान से देखिए, तो ये 10⁶ और ये हो जाएगा आपका 10⁵. ठीक है, ये तो एलिमिनेशन कर दिया. तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 6.4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 365 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 स्क्वायर प्लस
5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 का स्क्वायर दैट इज़ 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, ध्यान से देखिए ये 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर 10 टू द पावर 10, ठीक है, और यहाँ तो 1 ही है। अब आप ध्यान से देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, 5 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10, और ये तो बड़ा छोटा सा है, ठीक है। तो इसके सामने इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अब आपके पास सिर्फ इतना बच रहा है 6.4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 365 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करने में अब ज़्यादा तकलीफ नहीं आना चाहिए, दिस विल कम अराउंड 2.66 10 टू द पावर -7, ठीक है, रेशियो है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर जॉइंड बाय अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ r, ठीक है। तो ये दोनों मासेस है m1 m2, और ये जो वाइट या ग्रे कलर की रॉड है वो मासलेस है। द सिस्टम रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट चीज़ें रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये अपना सेंटर ऑफ मास है, ठीक। रॉड का पूरा लेंथ स्मॉल r है। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल L इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर ओमेगा, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम डिफाइंड एज दिस मच, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये दोनों मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट C, ठीक। वो निकालने के लिए हमको ये जानना होगा कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है वो हमें जानना होगा। और ये हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ दी लोकेशन ऑफ m2 मास, या फिर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हमने इसे R1 बोला, सो R1 इज इक्वल टू वॉट, m1 x1 प्लस m2 x2, m1 को ओरिजिन पे ही मान लीजिए, तो m2 इंटू r लिखना पड़ेगा, दिस इज m2 इंटू r अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। उसी तरीके से R2, अब जब R2 निकालना है तो क्यों ना R2 को लिख दे r माइनस R1, तो ये आपको कितना आ जाएगा, दिस विल कम एज m1r अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले R1 निकाला बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक बारी वो आ गया तो R2 निकालने के लिए हमने स्मॉल r माइनस R1 कर दिया, तो ये हमको R1 R2 आ गया, ठीक। अब लिखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। I1 क्या है, m1 का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 है m2 का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I1 क्या लिखोगे, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से ओमेगा को तो कॉमन लेके निकाल ही दो, राइट। सो m1 r1 स्क्वायर यानी कि m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, R2 ये रहा, सो m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टू द होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अंदर से स्मॉल r स्क्वायर को भी बाहर निकाल दीजिए, सो दिस इज ओमेगा r स्क्वायर, राइट। और क्यों ना m1 m2 डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, कॉमन हो गया, सो m1 m2 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर में m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपको m2 प्लस m1, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा r स्क्वायर। और इस टर्म को डिफाइन किया गया है बाय ए सिंबल म्यू विच इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, सो म्यू r स्क्वायर ओमेगा, एंड दिस वाज द डिजायर्ड रिजल्ट। यही हमें प्रूव करने कहा गया था और हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
अ डम्बल कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ मासेस हाफ kg ईच कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट रॉड। ठीक है, तो हमसे सवाल में कहता है कि ये 2 मासेस है और ये दोनों मास जो है वो आपको हाफ kg है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। मासलेस रॉड है ये, इसका लेंथ हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, जो कि हाफ मीटर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर सवाल में हमसे कहता है कि ये जो सिस्टम है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा इनिशियल इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, अब क्या हो रहा है, किसी एक मास पे एक इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया गया है और इस इम्पल्सिव फोर्स का एवरेज वैल्यू है 5 न्यूटन। ठीक है, और ये फोर्स हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर है। इट इज़ ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस डम्बल। अब ध्यान से देखिए, अगर ओमेगा इस तरीके से है तो इस डम्बल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। राइट, हमसे कहता है इफ दिस फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फोर्स लगेगा तो इसका ओमेगा जो है वो समय के साथ इंक्रीज हो रहा होगा, तो हमसे 5 सेकेंड बाद क्या ओमेगा है वही पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स। राइट, नाउ टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। राइट, हमें यहाँ पे फोर्स एवरेज दिया है, यानी कि टॉर्क एवरेज हो जाएगा। सो वी कैन राइट टॉर्क एवरेज चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क एवरेज क्या होगा, फोर्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ विच इज़ L/2। राइट, इसका टॉर्क इसके अबाउट निकालेंगे जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी F एवरेज मल्टीप्लाइड बाई L/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा L दैट इज I ओमेगा फाइनल माइनस I ओमेगा इनिशियल। सो लेट अस टेक I कॉमन, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल हो जाएगा। बढ़िया एकदम। अब हम एक बारी ये I भी कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, दोनों मास के वजह से होगा। सो मास md स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे d क्या L/2 है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो mL/2 होल स्क्वायर, और 2 मास है वैसा तो 2। सो दिस इज नथिंग बट ml स्क्वायर बाई 2। राइट, ml स्क्वायर बाई 2। सो दिस बिकम्स व्हाट, F एवरेज का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अब दिस इज 5, L की वैल्यू 1/2 है, सो 1/2 का भी हाफ, सो दिस इज 1/4। डेल्टा टी आपको 0.1 दिया हुआ है। I हमने सॉल्व किया ml स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यूज़ ही पुट करते हैं। m की वैल्यू हाफ है, एक 2 ऑलरेडी नीचे है, और L स्क्वायर यानी कि हाफ का स्क्वायर विच बिकम्स 1/4 ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल जो कि 10 है। ठीक, अच्छा 1/4 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 एंड 20 इंटू 0.1 2 इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस 10। तो यहाँ से मेरा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है दैट इज 12 रेडियंस पर सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि 10.1 सेकेंड बाद 12 रेडियंस पर सेकेंड इसका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, चलिए